Good morning, students. Today in this class, we will continue with our topic closed packed structures. देखिए, लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था क्लोज पैकिंग इन 1 डायमेंशंस एंड क्लोज पैकिंग इन 2 डायमेंशंस. 1 डायमेंशन में particles are arranged in a single line with coordination number 2. Close packing in 2 dimensions occurs in 2 ways. First way, if particles of second layer are placed exactly below the particle of first layer, then arrangement is known as square close packing with coordination number 4. But if particles of second layer is placed in between the space of particles of first layer, then an arrangement hexagonal close packing will be formed with coordination number 6. अब आप देखिए नेक्स्ट पैकिंग, क्लोज पैकिंग इन 3 डायमेंशंस. अब क्लोज पैकिंग 3 डायमेंशन में पढ़ने के लिए क्या करेंगे, जो ये लेयर है फर्स्ट लेयर, इसके अबव रखेंगे पार्टिकल, इसके ऊपर पार्टिकल प्लेस्ड करेंगे. अब इस पूरी लेयर को अगर ए माने और बिल्कुल एग्जैक्टली इसके अबव पार्टिकल रखे नेक्स्ट लेयर के इन 3 डायमेंशनल स्पेस, तो कुछ इस तरह की अरेंजमेंट आएगी. देखिए, अगर हम इन्हीं पार्टिकल्स के बिल्कुल अगर हम ऊपर पार्टिकल्स रखते हैं तो कुछ इस तरह की अरेंजमेंट आएगी स्क्वायर क्लोज पैकिंग में 3 डायमेंशनल स्पेस में. अगर हम स्क्वायर क्लोज पैकिंग की 3 डायमेंशनल व्यू पढ़ें तो वो कुछ इस तरह का होगा. अगर इसमें पूरी लेयर जो है एक सिंगल लेयर, इसको ए माने, तो जो इसके ऊपर प्लेस करेंगे लेयर वो भी बिल्कुल सेम किसके जैसी होगी, ए लेयर के जैसी. तो यहाँ पे अरेंजमेंट रहेगी ए टाइप अरेंजमेंट. और ये जो अरेंजमेंट होती है जो सिमिलर होती है सिंपल क्यूबिक लैटिस के जैसी, जिसमें सिर्फ पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं एट द कॉर्नर. अगर हम इसकी एक स्मॉलेस्ट पोर्शन लें जिसको हम कहते हैं यूनिट सेल, तो वो किसके जैसी होगी, सिंपल क्यूबिक लैटिस. तो ये कुछ इस तरह की अरेंजमेंट आएगी. ठीक है स्टूडेंट्स, ए टाइप अरेंजमेंट 3 डायमेंशनल स्पेस में स्क्वायर क्लोज पैकिंग की इस तरह का व्यू रहेगा. अब हम 3 डायमेंशनल में सेकंड टाइप पढ़ते हैं हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में कैसे पार्टिकल प्लेस्ड करते हैं अबव फर्स्ट लेयर. देखिए इसमें थ्री डायमेंशनल क्लोज पैकिंग फ्रॉम 2 डायमेंशनल हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग. देखिए इसको बहुत ध्यान से समझना है आपको. हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग कुछ इस तरह से होती है 2 डायमेंशनल में. अब जब हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में पार्टिकल प्लेस करते हैं इन बिटवीन द स्पेस ऑफ फर्स्ट लेयर, तो आप देखिए ये फ्री स्पेस जो है ये रह जाता है, इसको बोलते हैं वॉइड्स. अब ये जो वॉइड है ये 2 टाइप के हैं. देखिए बी जो वॉइड है वो बना है बिटवीन द पार्टिकल ऑफ फर्स्ट लेयर, और जो वॉइड ए है वो बना है बिटवीन द पार्टिकल ऑफ सेकंड लेयर. तो इस तरह से 2 टाइप ऑफ ट्राइंगुलर शेप वॉइड्स बनते हैं इन द बेस लेयर. इसको हमने बोला बेस लेयर. 2 टाइप ऑफ स्फेयर वॉइड्स आर प्रेजेंट, ए एंड बी. दोनों ही ट्राइंगुलर होंगे. और ए और बी में क्या डिफरेंस है, ए का जो एपेक्स है वो डाउनवर्ड है और बी का जो पॉइंट एपेक्स है वो अपवर्ड है. तो इस तरह से नेक्स्ट लेयर में भी जो बी पॉइंट अपवर्ड और ए पॉइंट डाउनवर्ड 2 टाइप के वॉइड बनेंगे. अब इन्हीं के बेस पे अब आप देखिए, अगर आपको इस लेयर के ऊपर सेकंड लेयर रखनी है इन्हीं पार्टिकल्स की, तो हम एक टाइम पे एक ही स्पेस में रख सकते हैं. या तो आप ए वॉइड को कवर कर सकते हो या फिर आप बी वॉइड को कवर कर सकते हो. देखिए अगर आप ए वॉइड पे एक पार्टिकल रखते हो तो फिर नेक्स्ट ए वॉइड पे ही रखना है, फिर यहाँ पे नेक्स्ट ए वॉइड पे ही रखना है, तो बी वॉइड कवर नहीं होगा. तो आप एक टाइम पे किसी एक वॉइड के ऊपर पार्टिकल रख सकते हो. तो when second layer is placed in such a way that its sphere find place in the A voids, अगर हम ये माने कि हम पार्टिकल रख रहे हैं ए वॉइड के ऊपर,
तो जो बी वॉइड है वो क्या रहेगा, अनऑक्युपाइड, उसके ऊपर कोई पार्टिकल नहीं आएगा। तो जैसे ही हम सेकंड लेयर रखते हैं इन फ्री स्पेस पे, तो फर्दर हमें 2 टाइप के वॉइड्स मिलते हैं। वो देखिए कुछ इस टाइप से होता है। देखिए अगर ये है बेस लेयर जो नीचे वाली है पिंक कलर के पार्टिकल्स, और आप इसके ए वॉइड्स के ऊपर पार्टिकल रखते हो, तो सारे ए वॉइड्स के ऊपर पार्टिकल रख दिए। इसी तरह से नेक्स्ट जो है उनके ऊपर भी पार्टिकल रख दिए, तो आपके पास 2 टाइप के न्यू वॉइड्स बनेंगे। पहले आप देखिए ये वाला वॉइड, इसको हम बोलते हैं सी वॉइड। अब ये जो वॉइड है ये कैसे बना है, देखिए नीचे वाली लेयर का एक पार्टिकल और जो ऊपर लेयर प्लेस्ड की है उसके 3 पार्टिकल, उनके बीच में जो स्पेस बचेगा उसको हम कहेंगे टेट्राहेड्रल वॉइड, क्योंकि ये जो वॉइड है ये 4 स्फेयर के बीच में बना है। ए वॉइड फॉर्म्ड बिटवीन 4 स्फेयर, दैट्स व्हाई दिस वॉइड इज नोन एज टेट्राहेड्रल वॉइड्स। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बोथ दीज वॉइड्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए 3 डायमेंशनल में जब हम नेक्स्ट लेयर प्लेस्ड करते हैं अबव फर्स्ट लेयर बाय कवरिंग ए वॉइड, तो कुछ इस तरह की अरेंजमेंट रहती है। इसमें एक और न्यू वॉइड बनता है जब आप इस पार्टिकल के ऊपर 3 पार्टिकल, देखो ए वॉइड को रखेंगे तो इस तरह से बनेंगे। तो यहाँ पर आप ये वॉइड देखिए रेड वाला, ये बना है 4 के बीच में, 3 तो ऊपर वाली लेयर के पार्टिकल और एक जो है ये नीचे वाली लेयर का पार्टिकल। तो इस तरह से जो ये वॉइड बनेगा, ये वॉइड है 4 के बीच में, टेट्राहेड्रल वॉइड। एक और वॉइड बनेगा बिटवीन 6 स्फेयर, देखो 3 पार्टिकल नीचे वाली लेयर के, ये 3 पार्टिकल्स जो है ये नीचे वाली लेयर्स के हैं, ठीक है, और 3 पार्टिकल्स जो है अबव लेयर के जिसमें ए वॉइड को कवर किया हुआ है। तो ये जो स्पेस बचेगा ग्रीन जो मैंने मार्क किया है, ये बचेगा 6 स्फेयर के बीच में। तो इस वॉइड को हम कहते हैं ऑक्टाहेड्रल वॉइड, डबल ट्रायंगुलर वॉइड, क्योंकि एक नीचे वाली लेयर के ट्रायंगल है और ऊपर वाली लेयर से, तो डबल ट्रायंगुलर वॉइड सराउंडेड बाय 6 स्फेयर, तो इसको हम कहते हैं ऑक्टाहेड्रल वॉइड। ठीक है, ये समझना बहुत जरूरी है कि जब हम बेस लेयर में बात करते हैं 2 डायमेंशनल में तो सिंपल ये वॉइड्स होते हैं ए और बी, लेकिन जब हम नेक्स्ट लेयर को प्लेस करते हैं बाय कवरिंग ए वॉइड, जैसे ही हम ए वॉइड को कवर करते हैं पूरी लेयर के, तो 2 न्यू वॉइड्स बनते हैं, सी एंड डी। सी जिसमें है सराउंडेड बाय 4 स्फेयर नोन एज टेट्राहेड्रल वॉइड, और वॉइड फॉर्म्ड बिटवीन 6 स्फेयर उसको हम कहेंगे ऑक्टाहेड्रल वॉइड। तो ये समझ आ गया। अब आप इसमें नेक्स्ट देखिए, आपको हमेशा ये पॉइंट ध्यान रखना है कि अगर किसी यूनिट सेल में नंबर ऑफ एटम्स हैं n, जैसे हम पढ़ते हैं सिंपल क्यूबिक में नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल है 1, फेस सेंटर्ड में नंबर ऑफ एटम्स है 4, तो जब नंबर ऑफ एटम्स यूनिट सेल में है n, तो उस यूनिट सेल में ऑक्टाहेड्रल वॉइड भी उतने ही बनते हैं n, और टेट्राहेड्रल वॉइड जो होते हैं वो डबल होते हैं देन नंबर ऑफ एटम्स। अब हम सेकेंड लेयर के ऊपर प्लेस करते हैं थर्ड लेयर। देखिए इसमें आपके पास 2 केस हैं, बहुत ही सिंपल है, बस आप इसे ध्यान से समझिए। जब हम सेकेंड लेयर के ऊपर थर्ड लेयर रखेंगे तो अगर हम टेट्राहेड्रल वॉइड को कवर करते हैं तो थर्ड लेयर के पार्टिकल बिल्कुल फर्स्ट लेयर के पार्टिकल के एग्जैक्टली अबव आएंगे, तो आपकी अरेंजमेंट ए बी टाइप रहेगी। ठीक है, देखिए इसमें आप देखिए, अब ये आपके पास 2 लेयर के लिए है 3 डायमेंशनल में। अगर आप टेट्राहेड्रल वॉइड पर थर्ड लेयर के पार्टिकल रखोगे, देखो ये टेट्राहेड्रल वॉइड है, अगर आप इसके ऊपर एक और थर्ड लेयर के पार्टिकल रखते हो बाय कवरिंग टेट्राहेड्रल वॉइड, तो आप ध्यान से देखो वो पार्टिकल सिर्फ बिल्कुल एग्जैक्टली अबव आ रहे हैं फर्स्ट लेयर के पार्टिकल के ऊपर,
सेकेंड लेयर के तो नहीं आए थे, बट जैसे ही आप टेट्राहेड्रल वॉइड को कवर करते हो और इसके ऊपर इसी तरह से हार्ड स्फीयर एक पार्टिकल्स रखते हो, तो वो फर्स्ट लेयर के बिल्कुल एग्जैक्टली अबव आ रहे। तो अगर पूरी लेयर फर्स्ट लेयर ए है तो सेकेंड लेयर हो गई बी, और जो थर्ड लेयर हम रख रहे हैं जिसको टेट्राहेड्रल वॉइड कवर कर रही है जो लेयर, वो भी क्या हो जाएगी ए। इसी तरह से उसके ऊपर अगर फोर्थ लेयर रखेंगे तो वो हो जाएगी बी। तो थर्ड लेयर अगर टेट्राहेड्रल वॉइड को कवर करेगी तो कौन सी अरेंजमेंट रहेगी, ए बी टाइप अरेंजमेंट। और इस अरेंजमेंट को हम कहते हैं हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, HCP। 3 डायमेंशनल में हम इस पैकिंग को नाम देते हैं हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। और इसके एग्जांपल्स हैं कुछ मेटल्स, मैग्नीशियम, जिंक, बेरिलियम शो दिस टाइप ऑफ पैकिंग। लेकिन अगर आप नेक्स्ट है केस, अगर कवर करें ऑक्टाहेड्रल वॉइड, थर्ड लेयर को प्लेस करते हुए अगर हम ऑक्टाहेड्रल वॉइड को कवर करते हैं तो उसके पार्टिकल ना तो फर्स्ट लेयर के पार्टिकल के एग्जैक्टली अबव आएंगे और ना ही सेकंड लेयर की। आप देखिए इसमें ऑक्टाहेड्रल वॉइड ये है, ये अगर इसको कवर करके हम थर्ड लेयर रखते हैं यहाँ पर, तो देखो ना तो उसके पार्टिकल फर्स्ट लेयर के अबव आए और ना ही सेकंड लेयर के, तो वो एक न्यू लेयर बना रहे हैं। तो अगर फर्स्ट लेयर है ए, सेकंड लेयर है बी, तो वो जो थर्ड लेयर होगी वो होगी सी। लेकिन अब जब थर्ड लेयर बनेगी उसके बाद जब हम फोर्थ लेयर बनाएंगे बाय कवरिंग ए वॉइड, तो एग्जैक्टली ए के जैसी आएगी। तो इसमें अरेंजमेंट होगी ए बी, इसमें आपकी अरेंजमेंट होगी ए बी सी टाइप अरेंजमेंट, और जिसको हम क्यूबिक क्लोज पैकिंग भी कहते हैं, और आल्सो सिमिलर टू FCC। तो 3 डायमेंशनल में अगर टेट्राहेड्रल वॉइड कवर होते हैं तो अरेंजमेंट होगी हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, और अगर ऑक्टाहेड्रल वॉइड को कवर करते हो तो आपको अरेंजमेंट मिलेगी 3 डायमेंशनल में सिमिलर टू FCC, जिसको हम CCP भी कहते हैं। देखो FCC लिखा हो कहीं पे या CCP, एक ही बात है। आपके नंबर ऑफ एटम्स जितने FCC में होते हैं उतने ही CCP में होंगे, दोनों एक ही पैटर्न है। इसके एग्जांपल्स हैं कुछ मेटल्स के क्रिस्टलाइंस जो होते हैं वो FCC में होते हैं, आयरन, निकल, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड एंड एल्यूमिनियम। देखो एग्जैक्ट 3 डायमेंशनल व्यू अगर हम पढ़ें तो कुछ इस टाइप का होता है। हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग इस तरह से होती है, ये ए लेयर के पार्टिकल हैं, जब इसके ऊपर सेकंड लेयर रखते हैं तो कुछ इस तरह से आते हैं पार्टिकल, फिर ए लेयर दोबारा से आ जाती है, थर्ड लेयर जो होती है सिमिलर टू ए लेयर, तो अरेंजमेंट रहती है ए बी टाइप अरेंजमेंट। और ये बिल्कुल एग्जैक्ट सिंप्लीफाइड व्यू है एक। फर्स्ट लेयर में आपने देखा है हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में एक पार्टिकल को कितने टच करते हैं, 6 पेयर। जब हम इसके ऊपर नेक्स्ट लेयर रखते हैं तो यहाँ पर जब हम स्पेस में रखते हैं तो 3 ही पार्टिकल आएंगे। अब इन पार्टिकल्स के ऊपर थर्ड लेयर रखते हैं तो वो सिमिलर होती है फर्स्ट लेयर के जैसी, तो पैटर्न हो जाता है ए बी टाइप पैटर्न। नेक्स्ट अगर हम ऑक्टाहेड्रल वॉइड को कवर करते हैं तो 3 लेयर बनती हैं, ए बी सी, कुछ इस तरह से बनती है। फर्स्ट लेयर दोनों की सेम है, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग की ही बात चल रही है, तो फर्स्ट लेयर में तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है। सेकंड लेयर भी बी जैसी सेम है। सेकंड लेयर में 2 वॉइड बनते थे, टेट्राहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल। ऑक्टाहेड्रल को कवर करते हैं तो नेक्स्ट लेयर के पार्टिकल मैच नहीं करते, तो अरेंजमेंट रहती है ए बी सी पैटर्न। अब आप देखिए अगर हम हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में कोऑर्डिनेशन नंबर देखें तो कोऑर्डिनेशन नंबर 12 है 3 डायमेंशनल में। देखिए एक पार्टिकल को कितने पार्टिकल टच करते हैं, 6 जो है वो उसकी लेयर के, जो अपनी लेयर खुद की है 6। 3 जो है 3 पार्टिकल से टच करेगा वो जो अबव है उसके लेयर के, और कुछ एक लेयर इसके नीचे भी बनेगी उसके भी 3 पार्टिकल्स हैं, तो टोटल हो गए 12। 6 जो है अपनी बेस लेयर में जितने पार्टिकल हैं, 3 पार्टिकल्स जो हैं अबव द लेयर और जो 3 पार्टिकल हैं बिलो द लेयर, तो टोटल कोऑर्डिनेशन नंबर होगा 12।
अ स्फेयर कैसे होगा 12, कॉन्टेक्ट में रहेगा 6 अदर स्फेयर्स के इन इट्स ओन लेयर, 6 तो अपनी लेयर के हो गए, और आल्सो टच 3 स्फेयर इन द लेयर अबव और 3 स्फेयर इन द लेयर बिलो। तो इस तरह से HCP में और CCP में दोनों में ही कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा 12। तो आप ध्यान रखना, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में और क्यूबिक क्लोज पैकिंग में कोऑर्डिनेशन नंबर सेम होता है 12। पैकिंग का डिफरेंस है, इसमें अरेंजमेंट होती है AB टाइप अरेंजमेंट और CCP में अरेंजमेंट होती है ABC टाइप अरेंजमेंट। नेक्स्ट देखिए, अगर हम पार्टिकल्स की अरेंजमेंट के बेस पे देखें और नंबर ऑफ एटम्स निकाले पर यूनिट सेल, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में आप ध्यान से देखिए, इसमें 12 एटम्स एट द कॉर्नर्स, देखिए 1 2 3 4 5, देखो यहाँ सॉरी ये कॉर्नर पे है 3 और 3 यहाँ से 6, तो 12 एट द कॉर्नर, 6 यहाँ पर है और 6 इस लेयर के है, AB टाइप अरेंजमेंट अगर हम ले तो 12 एटम, अगर इसमें ईच एटम शेयर कर रहा है 1/6 पार्ट, तो कंट्रीब्यूशन कॉर्नर पे जो पार्टिकल है उनका रहेगा 1/6, तो 2 हो गए। 2 एटम एट द फेस सेंटर, 1 फेस सेंटर, ये फेस है इसका सेंटर, तो इनका कंट्रीब्यूशन है हाफ, तो कितने हो गए 1। और 3 पार्टिकल है विद इन द बॉडी, तो इनका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, तो इसका कंप्लीट कंट्रीब्यूशन है 1, तो ये क्या हो गया 3। तो टोटल नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल HCP में कितने हो गए 6। अब आती है बात नेक्स्ट, जो आपकी ABC टाइप अरेंजमेंट है, इसमें अरेंजमेंट कुछ इस तरह से है, सिमिलर टू FCC, जिसमें पार्टिकल कॉर्नर्स पे होते हैं और ईच फेस के सेंटर पे होते हैं। तो यहाँ पे तो आपको पता ही है नंबर ऑफ एटम्स कितने होते हैं यूनिट सेल में 4, तो नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल HCP में 6 होते हैं और CCP में 4 होते हैं, बट दोनों का कोऑर्डिनेशन नंबर जो है वो 12 होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट इसमें देखिए, अब आप अगर हम बात करें टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल वॉइड की, तो साइज जो है ऑक्टाहेड्रल वॉइड का लार्जर होता है देन टेट्राहेड्रल वॉइड। रेडियस जो होती है टेट्राहेड्रल वॉइड की वो होती है 0.225 R। रेडियस ऑफ स्फेयर से अगर हम कंपेयर करें तो टेट्राहेड्रल वॉइड की रेडियस इतनी होती है और ऑक्टाहेड्रल वॉइड की रेडियस है 0.414 R। तो साइज में ऑक्टाहेड्रल वॉइड जो है वो बड़ा होता है देन टेट्राहेड्रल वॉइड। ये 4 स्फेयर के बीच में बनता है और ये डबल लेयर बनती है 6 स्फेयर के बीच में बनता है, तो ये लार्ज होता है। और आपको ध्यान रखना है ये कि कोई भी आयनिक कंपाउंड जो है, मोस्टली जो कैटायन है वो ऑक्युपाई करते हैं वॉइड्स, टेट्राहेड्रल वॉइड, ऑक्टाहेड्रल वॉइड, और जो एनायन है वो ऑक्युपाई करता है लैटिस साइड्स, लैटिस पॉइंट्स। मोस्ट ऑफ द आयनिक कंपाउंड्स में ऐसा ही होता है कि जो कैटायन होता है वो वॉइड्स पे होते हैं और एनायन जो होता है वो लैटिस साइड्स पे होते हैं। तो रेडियस अगर हम लिखते हैं तो इसकी लिखते हैं R+, कंपेयर करते हैं विद रेडियस ऑफ स्फेयर, जो लैटिस पॉइंट्स पे है वो एनायन होते हैं। टेट्राहेड्रल वॉइड नंबर ऑफ स्फेयर जितने होते हैं उसका डबल होते हैं 2n, और ऑक्टाहेड्रल वॉइड जो है सेम होते हैं एज नंबर ऑफ स्फेयर इन पर यूनिट सेल। तो अब इसके बेस पे कुछ क्वेश्चंस करते हैं, आप देखिए किस तरह से क्वेश्चंस आते हैं। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड इन विच एलिमेंट P फॉर्म CCP। देखिए P एलिमेंट ने क्या बनाया CCP, तो नंबर ऑफ एटम CCP में है 4, अभी हमने पढ़ा था FCC में और CCP में नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं 4। Q एलिमेंट Q ऑक्युपाई 2/3 ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड, 2/3 ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड। अब नंबर ऑफ एटम्स अगर CCP में 4 हैं तो टेट्राहेड्रल वॉइड कितने होते हैं डबल देन द नंबर ऑफ एटम्स, तो ये कितने हो गए 8। तो यहां से आपके पास क्या आ गया Q 16/3। अब आप देखिए वॉइड्स पे क्या होते हैं कैटायन और पॉइंट्स पे क्या होते हैं एनायन। तो जब भी आप कोई फॉर्मूला लिखते हो तो पहले आप कैटायन लिखते हो
फिर आप एनायन लिखते हो। तो अगर हम इनकी रेशो ले, सिंपलेस्ट रेशो से अगर हम इसको सोल्व करें तो आपके पास क्या फॉर्मूला आ जाएगा, आप इसको सोल्व करेंगे Q4P3, तो ये आपका आंसर रहेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, देखिए P CCP अरेंजमेंट है तो नंबर ऑफ एटम CCP में हो गए 4। Q जो है 2/3 ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड, टेट्राहेड्रल वॉइड होते हैं डबल देन द नंबर ऑफ एटम्स, तो 4 हैं तो टेट्राहेड्रल वॉइड हो गए 8, इसका 2/3 पार्ट क्या हो गया 16/3। सिंपलेस्ट रेशो से अगर हम सोल्व करते हैं तो Q4P3 आंसर आएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करें यहाँ से और सोल्व करें इसको। नेक्स्ट भी कुछ इसी तरह से है, एलिमेंट B फॉर्म HCP, B ने क्या बनाया HCP, तो नंबर ऑफ एटम HCP में 6। एलिमेंट A ऑक्युपाई 2/3 ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड, टेट्राहेड्रल वॉइड कितने होंगे, अगर 6 हैं नंबर ऑफ एटम्स तो टेट्राहेड्रल वॉइड डबल होंगे, तो यहां से A कितना आ गया 8। तो फॉर्मूला बताना है, कैटायन वॉइड्स पे होते हैं तो A 8 B 6, और आप इसको सिंपलेस्ट भी लिख सकते हो A 4 B 3, इसमें आपका फॉर्मूला ये होगा। नेक्स्ट है, देखो इनकोरंडम कोई नाम है, ये किसी एल्यूमिनियम के ऑक्साइड का। ऑक्साइड आयंस आर अरेंज्ड इन हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, ऑक्साइड आयंस अरेंज है हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में, तो 6 हो गया, कोऑर्डिनेशन नंबर 12 होता है और नंबर ऑफ एटम्स कितने होते हैं 6। एल्यूमिनियम आयन, एल्यूमिनियम आयन ऑक्युपाई 2/3 ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड, HCP में जितने नंबर ऑफ एटम्स होते हैं सेम होते हैं ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स, तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड भी कितने हो गए 6, तो 2/3 कितना आ गया एल्यूमिनियम आयन का 4। तो फॉर्मूला बनाना है आपको Al4O6 और सिंपलेस्ट रेशो Al2O3, तो ये आपके ऑक्साइड आयन का फॉर्मूला हो गया। तो इस तरह से आपको ये क्वेश्चंस करने हैं, एक एलिमेंट आपको लैटिस पॉइंट अरेंजमेंट पे दे रखा है और एक आपको वॉइड पे, उसका जितना पार्ट दे रखा है उसके अकॉर्डिंग निकालना है। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको ये ध्यान रखना है, जितने नंबर ऑफ एटम्स होते हैं पर यूनिट सेल, सपोज वो है n, तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड n होते हैं और टेट्राहेड्रल वॉइड 2n होते हैं, इसके अकॉर्डिंग करने हैं आपको सभी क्वेश्चंस। नेक्स्ट टॉपिक है अब कैलकुलेशन ऑफ द स्पेस ऑक्युपाइड, पूरे पैकिंग में जितना स्पेस पार्टिकल ने ऑक्युपाई किया हुआ है उसको हम निकाल रहे हैं कि कितना ऑक्युपाई किया हुआ है। पैकिंग एफिशिएंसी, द परसेंटेज ऑफ टोटल स्पेस ऑक्युपाइड बाय द पार्टिकल इज कॉल्ड पैकिंग एफिशिएंसी। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं पैकिंग एफिशिएंसी इन सिंपल क्यूबिक लैटिस। देखिए सिंपल क्यूबिक में पार्टिकल कहाँ होते हैं, सिर्फ कॉर्नर्स पे। अगर हम इन 4 पार्टिकल्स की बात करें तो ये कुछ इस तरह से अलाइंड होते हैं, ये एक दूसरे को टच करते हैं। इसमें जो डिस्टेंस होता है बिटवीन द सेंटर ऑफ न्यूक्लियाई ऑफ 2 पार्टिकल वो होता है एज लेंथ, और आर जो होती है वो होती है रेडियस ऑफ 1 स्फीयर। तो अब आपको अगर पूरे पार्टिकल में पूरे यूनिट सेल में ये निकालना है कि कितना स्पेस पार्टिकल ने ऑक्युपाई किया हुआ है, तो अगर मैं वॉल्यूम निकाल लूं सभी स्फीयर्स की और वॉल्यूम मुझे पता लग जाए पूरे क्यूब की, तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ क्यूब मुझे ये बताएगा कि कितना वॉल्यूम स्फीयर ने ऑक्युपाई किया हुआ है पार्ट्स में, फ्रैक्शन में, तो उसके अकॉर्डिंग ही निकालेंगे। देखिए एज लेंथ यूनिट सेल की क्या होती है a, रेडियस ऑफ स्फीयर होती है r। सिंपल क्यूबिक में पार्टिकल एक दूसरे को टच कर रहे हैं तो कह सकते हैं कि जो एज लेंथ a होती है वो 2r है, तो a क्या हो गई 2r। हम सिंपल क्यूब की बात कर रहे हैं तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होती है a क्यूब, तो a की वैल्यू रखें 2r, तो 2r क्यूब कितना हो गया 8r क्यूब। अब आपने वॉल्यूम ऑफ क्यूब निकाल ली पूरे वॉल्यूम क्यूब की। अब सिंपल क्यूबिक में नंबर ऑफ एटम्स कितने होते हैं 1, तो वॉल्यूम ऑफ 1 स्फीयर कितनी होगी 4/3 पाई r क्यूब। तो ये एक ही स्फीयर है जिसकी वॉल्यूम इतनी है, इतना ऑक्युपाई किया हुआ है,
तो पैकिंग फ्रैक्शन अगर निकाले तो वॉल्यूम ऑफ वन स्फीयर डिवाइड बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ क्यूब। तो यहां से आपकी सिंपल क्यूबिक में परसेंटेज आती है 52.4%। सबसे कम पैकिंग एफिशिएंसी सिंपल क्यूबिक की आती है, बिकॉज सबसे कम नंबर ऑफ आइटम्स जो है वो सिंपल क्यूबिक में है, 1 ओनली एट द कॉर्नर। तो ये आपको परसेंटेज वैल्यू लर्न रखनी है। 52.4% जो है पैकिंग एफिशिएंसी है सिंपल क्यूबिक में। नेक्स्ट है फेस सेंटर्ड क्यूबिक लैटिस। जब हम पार्टिकल को कॉर्नर के साथ साथ फेस के सेंटर में भी रखेंगे तो जो कॉर्नर पे पार्टिकल हैं वो एक दूसरे को टच नहीं करेंगे। तो कुछ इस तरह की अरेंजमेंट रहेगी। देखिए ये पार्टिकल है ये वाले कॉर्नर्स के, और ये पार्टिकल है इस कॉर्नर का, लास्ट फोर्थ कॉर्नर के पार्टिकल है। अगर आप इसके बीच में रखोगे एक पार्टिकल सेंटर ऑफ द फेस, तो कुछ इस तरह की अरेंजमेंट रहेगी जिसमें ये जो होगा डिस्टेंस ये एज लेंथ ही रहेगी, बट ये जो है ये पार्टिकल एक दूसरे को टच करेंगे। अब हम इसमें कह सकते हैं, देखिए अगर रेडियस जो है ये आपस में रेडियस फेयर की आर है और हर पार्टिकल एक दूसरे को टच कर रहा है, तो ये जो डायगोनल है ए सी वो किसके इक्वल होएगा 4r। और राइट एंगल ट्राइंगल से अगर हम ए सी निकालते हैं तो क्या होगा ए बी स्क्वेयर बी सी स्क्वेयर। ठीक है, ए सी स्क्वेयर इज इक्वल टू ए बी स्क्वेयर प्लस बी सी स्क्वेयर। तो यहां से जब आप इसको सोल्व करेंगे तो ए सी कितना आ जाएगा √2a, और रेडियस से आपने निकाला ए सी कितना है 4r। इनको इक्वेट करेंगे तो आपके पास एक रिलेशन आएगा बिटवीन एज लेंथ एंड रेडियस, 4r/√2। एज लेंथ आपने निकाल ली। अब वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होती है a क्यूब, तो 4r/√2 क्यूब। इसको हम सोल्व करते हैं तो देखिए 4 का क्यूब 64, r क्यूब डिवाइड बाय 2√2, तो ये आपका पास आता है वॉल्यूम ऑफ क्यूब। एफसीसी में हमें ये वाला रेड ये निकालनी है लेंथ जिसमें फेस में भी पार्टिकल है, जो कि है ए सी। इसको हम निकालेंगे राइट एंगल ट्राइंगल से। ए सी कितना आया √2a, और फिर यहां से हमने वॉल्यूम ऑफ क्यूब निकाला 32/√2 r क्यूब। नेक्स्ट, अब नंबर ऑफ एटम एफसीसी में कितने होते हैं 4, तो वॉल्यूम ऑफ 4 स्फीयर कितनी आ गई 4 × 4/3 πr क्यूब। तो पैकिंग फ्रैक्शन अगर हम निकालते हैं वॉल्यूम ऑफ 4 स्फीयर डिवाइड बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ क्यूब, तो कितनी आती है 74%। तो फेस सेंटर्ड में पैकिंग एफिशिएंसी कितनी होती है 74%। नेक्स्ट है पैकिंग एफिशिएंसी इन बॉडी सेंटर्ड। बॉडी सेंटर्ड में पार्टिकल कॉर्नर्स पे हैं प्लस विद इन द बॉडी। तो अब जो नियरेस्ट नेबरिंग होंगे वो होंगे ए, और पार्टिकल जो बॉडी में है तो कुछ इसी तरह की अरेंजमेंट रहेगी। इसमें भी देखो ये पार्टिकल अगर ए है ये विद इन द बॉडी, और ये पार्टिकल रहेगा डी, इस ये वाला ए और ये डी ये बॉडी में है जो ये वाला। तो यहां पर हम कह सकते हैं ए डी जो है वो किसके इक्वल है 4r के इक्वल है। और यहां से अगर हम इसकी वैल्यू फाइंड आउट करना चाहें तो हम ये राइट एंगल ट्राइंगल लेंगे ए सी डी। क्या होगा ए डी स्क्वेयर इज इक्वल टू ए सी स्क्वेयर सी डी स्क्वेयर। ए सी आपने निकाला ही हुआ ऑलरेडी √2a, और सी डी आपको पता है एज लेंथ होती है ए। तो यहां से अगर आप ए डी निकालेंगे तो आपका आएगा √3a। रेडियस से अगर हमने देखा है तो वो 4r के इक्वल है, तो यहां भी a के साथ रिलेशन आएगा r का 4r/√3। उसमें क्या था 4r/√2। बस अब आप वॉल्यूम निकालिए पूरे यूनिट सेल की a क्यूब से, ये आ जाएगी आपकी। नंबर ऑफ स्फीयर पर यूनिट सेल है 2, तो वॉल्यूम ऑफ 2 स्फीयर दिस वन बाय टेकिंग रेशो पैकिंग फ्रैक्शन निकल जाएगी कितनी 68%। ठीक है स्टूडेंट्स, तो सिंपल क्यूबिक में कितनी है 52.4%, एफसीसी में 74% और बीसीसी में है 68%। टोटल स्पेस ऑक्युपाइड बाय द पार्टिकल कितना है 68% इन बीसीसी। ठीक है, ये सभी बच्चों को कैलकुलेशंस आनी चाहिए तीनों के अंदर, कैसे ये परसेंटेज आई है और एज इट इज लर्न भी होनी चाहिए। नेक्स्ट टॉपिक है रिलेशनशिप बिटवीन एज लेंथ ऑफ यूनिट सेल, रेडियस ऑफ एटम एंड नियरेस्ट नेबरिंग डिस्टेंस।
देखिए, नियरेस्ट नेबरिंग डिस्टेंस किसको बोलते हैं, वो होता है डी। आपका ये जो पॉइंट है और ये पॉइंट, ये तो क्या बताता है, एज लेंथ। और टू नियरेस्ट नेबरिंग पार्टिकल, जैसे एक पार्टिकल है और एक ये पार्टिकल है, ये जो एक दूसरे को टच कर रहे हैं, ये होता है डी। सिंपल क्यूबिक में पार्टिकल जो कॉर्नर पे हैं वही एक दूसरे को टच भी कर रहे हैं, तो इसमें जो ए है वो डी के इक्वल है। सिंपल क्यूबिक में ए जो है, एज लेंथ जो होती है वो ही डी के इक्वल है, क्योंकि वो पार्टिकल एक दूसरे को टच भी करते हैं। तो जो दो पार्टिकल एक दूसरे को टच कर रहे हैं उनके बीच का डिस्टेंस डी होता है। सिंपल क्यूबिक में कॉर्नर्स पे पार्टिकल टच करते हैं तो ए जो है वो डी के इक्वल है, और डी हमेशा 2r रहेगा, ये आपको ध्यान रखना है। तो ए और डी इक्वल है, और वो किसके इक्वल है, 2r के। तो r क्या हो गया यहाँ से, a/2। तो बिल्कुल सिंपल है, सिंपल क्यूबिक में तीनों का रिलेशन आ गया। नेक्स्ट देखिए फेस सेंटर्ड में। फेस सेंटर्ड यूनिट सेल में आपने एक रिलेशन पढ़ा था, ये हमने यहाँ पे फाइंड आउट किया हुआ है, ए और आर का, 4r/√2, उसी को हम यहाँ लिख रहे हैं। यहाँ पे एज लेंथ और नियरेस्ट नेबरिंग डिस्टेंस सेम नहीं है। देखो ये तो है आपकी एज लेंथ, ए बी, बी सी, ये एज लेंथ है ए और ए, और नियरेस्ट नेबरिंग डिस्टेंस है ये दो पार्टिकल के बीच का, ये डिस्टेंस डी है, ये है नियरेस्ट नेबरिंग डिस्टेंस डी। यहाँ पर ए एज लेंथ और डी सेम नहीं है, तो इनके बीच में क्या रिलेशन रहेगा, ये देखिए आपने ऑलरेडी एज लेंथ और रेडियस का रिलेशन किया है 4r/√2, तो उसी को हम यहाँ ले रहे हैं 4r/√2। तो यहाँ से अगर हम रेडियस देखें तो रेडियस कितनी होगी, ये यहाँ चला जाएगा a√2/4, और या फिर हम इसको सोल्व करें अगर, तो हम ये भी कह सकते हैं a/2√2। इसको सोल्व कर लेंगे, 2 × 2 लिखेंगे 4 को, √2 से √2 कट जाएगा, एक √2 बच जाएगा, तो इस तरह से हम इसको सोल्व कर सकते हैं। अब डी हमेशा होता है 2r, तो अगर हम इसको 2 से मल्टीप्लाई करें तो 2 से 2 कैंसल, a/√2। तो ये रिलेशन रहेगा नियरेस्ट नेबरिंग डिस्टेंस का एज लेंथ के साथ, a/√2। नियरेस्ट नेबरिंग डिस्टेंस का रेडियस के साथ हमेशा ए की रिलेशन रहेगा, d = 2r। एज लेंथ के साथ चेंज होता रहेगा, इसमें डी ए के इक्वल था, इसमें जो डी है वो a/√2 है। अब आप बात करेंगे बीसीसी की। देखिए बीसीसी में एज लेंथ और रेडियस का रिलेशन हमने किया था 4r/√3, r कितना हो जाएगा, a√3/4। अब आपको डी निकालना है, तो डी क्या होगा, 2r, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ क्या रह जाएगा, √3a/2। तो ये जो फॉर्मूले हैं ये आपको अच्छे से लर्न होने चाहिए। आप बस एक ये फॉर्मूला याद रखिए, फेस सेंटर्ड में ए जो होता है वो होता है 4r/√2, बॉडी सेंटर्ड में होता है 4r/√3। यहाँ से आप रेडियस भी निकाल सकते हैं, और अगर आपको रेडियस पता है तो 2 से मल्टीप्लाई करके आप नियरेस्ट नेबरिंग डिस्टेंस निकालिए डी, क्योंकि डी जो है हमेशा 2r ही होगा। ठीक है, तो ये कुछ रिलेशन है, ये लर्न रखने हैं और इनके बेस पे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। जैसे ये मैंने 2 क्वेश्चंस लिखे हुए हैं, ये आपको प्रैक्टिस करने हैं। देखिए रेडियस ऑफ एटम ऑफ एलिमेंट इज 500 पिकोमीटर, रेडियस आपको दी हुई है। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में आपको बताती हूँ सोल्व करके, रेडियस आपको दी हुई है 500 पिकोमीटर। इफ इट क्रिस्टलाइजेज इन एफसीसी, एफसीसी क्रिस्टल लैटिस है, ध्यान रखना है। तो आपको लेंथ निकालनी है साइड ऑफ यूनिट सेल, तो फाइंड आउट ए। तो आपको एक फॉर्मूला पता है, ए निकालना है। क्या फॉर्मूला होता है, 4r/√2 एफसीसी में। देखिए एफसीसी में तो अब आपको रेडियस दी हुई है, अब आप सोल्व कर लीजिए। √2 आपको लर्न रखना है, ये दोनों वैल्यू आप लर्न रख लीजिए। √2 1.414 और √3 1.732, ये आपको क्वेश्चंस में यूज होनी है, तो आप ये लर्न रखिए और आप इसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन को सोल्व कीजिए। जो एज लेंथ की यूनिट आएगी वो भी आपकी पिकोमीटर में ही आएगी, क्योंकि रेडियस जो है वो पिकोमीटर में गिवन है। इसी तरह से सेकंड क्वेश्चन है, एज लेंथ आपको निकालनी है बीसीसी में, रेडियस गिवन है, तो उसमें फॉर्मूला हो जाएगा 4r/√3। तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, अगर आपको फॉर्मूले लर्न है तो आपकी मिस्टेक्स नहीं होगी। ठीक है,
अब रिलेशनशिप के बाद अब इसमें एक पॉइंट देखिए, आयनिक सॉलिड में अगर हम क्लोज पैकिंग की बात करते हैं तो ये मैंने पहले भी बताया आपको कि जो आयन होता है लार्ज होता है जो साइज में, वो लैटिस पॉइंट्स को ऑक्युपाई करता है, और जो कैटायंस होते हैं वो वॉइड्स पे होते हैं। तो कुछ सॉलिड में अगर हम पार्टिकल की पैकिंग देखें तो NaCl में आप देखिए, NaCl में एक है Na+ आयन और एक है क्लोराइड आयन। तो जो क्लोराइड्स आयन होते हैं वो FCC में होते हैं, ठीक है, क्लोराइड आयन FCC में अरेंज होते हैं, और जो सोडियम आयन्स है वो सारे ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स पे होते हैं। FCC में नंबर ऑफ एटम्स 4 हैं, ऑक्टाहेड्रल वॉइड भी कितने हो गए 4, तो इसलिए रेशो जो रही वो 1:1 है NaCl। ऑक्टाहेड्रल पोजीशंस कौन सी होती हैं ये भी मैं आगे डिस्कस करूंगी, तब आप वहां पर ध्यान रखना इनको। नेक्स्ट है जिंक सल्फाइड। जिंक सल्फाइड में जो नेगेटिव आयंस होते हैं सेम FCC में होते हैं, बट जो पॉजिटिव आयंस होते हैं वो अल्टरनेट टेट्राहेड्रल वॉइड पे होते हैं, एक छोड़ के एक। अगर FCC में नंबर ऑफ एटम 4 होते हैं तो टेट्राहेड्रल वॉइड कितने होंगे 8, लेकिन उन 4 पोजीशंस पे ही हैं, तो इसमें भी रेशो क्या रहेगी जिंक सल्फाइड की 1:1। अल्टरनेट टेट्राहेड्रल वॉइड है तो 4 ही कवर है बाय जिंक 2+ आयन। नेक्स्ट है CaF2, कैल्शियम आयन, इसमें ओपोजिट हो गया, देखो एनायन वॉइड्स पे चले गए। कैल्शियम आयन FCC में है और फ्लोराइड आयन सभी टेट्राहेड्रल वॉइड्स पे हैं, तो जो नंबर है फ्लोराइड आयंस का वो डबल है देन द नंबर ऑफ कैल्शियम आयन, तभी जो फॉर्मूला है वो है कैल्शियम फ्लोराइड। ठीक है स्टूडेंट्स, ये ध्यान रखना है, ये बात फिर से रिपीटेड है कि अगर नंबर ऑफ स्फीयर n है तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड n होंगे और टेट्राहेड्रल वॉइड 2n होंगे, तो ये आपको ध्यान रखना है। और ये इनकी पोजीशंस अगर मैं आपको बताऊं तो ये भी आपको पता होनी चाहिए। देखिए ऑक्टाहेड्रल वॉइड कहाँ होते हैं, ऑक्टाहेड्रल वॉइड होता है 1 बॉडी सेंटर पे, 1 बॉडी सेंटर पे बनता है और 12 एज सेंटर पे यहां होता है ऑक्टाहेड्रल वॉइड। तो अगर हम टोटल नंबर देखें तो 1 बॉडी सेंटर का 1 और 12 अगर एज सेंटर पे होते हैं, हर किसी का कंट्रीब्यूशन 1/4 होता है, तो ये कितने निकल गए यहां से 3, तो टोटल ऑक्टाहेड्रल वॉइड कितने हो गए 4। FCC में नंबर ऑफ एटम्स कितने होते हैं 4, तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड भी कितने हो गए 4। अब आते हैं टेट्राहेड्रल वॉइड्स पे। टेट्राहेड्रल वॉइड होते हैं 8, और वो कैसे बनते हैं बाय 8 कॉर्नर्स, बाय 8 कॉर्नर्स। टेट्राहेड्रल वॉइड इस तरह से बनते हैं, आप देखिए जैसे अगर आप एक क्यूबिक लैटिस बनाएं, ये कॉर्नर लो, इस कॉर्नर के एजेसेंट कितने फेस हैं, एजेसेंट बिल्कुल, देखो एक इस फेस पे है पार्टिकल, एक इस फेस पे है पार्टिकल, ये वाला फेस यहाँ पे रख दिया, एक यहाँ, और एक ये जो आगे है इस पे पार्टिकल है, इनके बीच में जो बचेगा, जो बनेगा वॉइड, 4 के बीच में एक 3 फेस पे पार्टिकल है और एक कॉर्नर का, तो इन 4 के बीच में जो वॉइड बनेगा वो टेट्राहेड्रल वॉइड है। इस तरह से हर कॉर्नर से एक एक वॉइड बनेगा, तो यहाँ पे 8 टेट्राहेड्रल वॉइड होंगे। हम बात कर रहे हैं यहाँ पे FCC में, सिंपल उसमें लैटिस में अगर नंबर ऑफ एटम 4 है तो 4 ऑक्टाहेड्रल वॉइड कहाँ होते हैं और 8 टेट्राहेड्रल वॉइड कहाँ होते हैं। अगर हम इस पूरे उसमें डायगोनल बनाएं तो 4 डायगोनल्स बनेंगे, टॉप से शुरू करें अगर हम 4 कॉर्नर से तो नीचे टच करते हुए 4 डायगोनल बनेंगे, तो हर डायगोनल पे 2 टेट्राहेड्रल वॉइड होंगे, तो 8 टेट्राहेड्रल वॉइड बनेंगे विद रिस्पेक्ट टू 8 कॉर्नर, और ऑक्टाहेड्रल वॉइड इन पोजीशंस पे होते हैं। जैसे NaCl में आपको लिखा है क्लोराइड आयन FCC में है, तो क्लोराइड आयंस कहाँ हो गई कॉर्नर्स प्लस फेस सेंटर, और सोडियम आयन सभी ऑक्टाहेड्रल वॉइड पे हैं, तो सोडियम आयंस कहाँ हो गए 1 बॉडी में और 12 एजेस पे। क्लोराइड आयंस कहाँ हो गए कॉर्नर्स
प्लस फेस सेंटर। और सोडियम आयंस जैसे कि ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स पे हैं, तो सोडियम आयंस कहाँ होंगे, इसमें सोडियम आयंस कहाँ होंगे, एज पे और बॉडी सेंटर पे, बॉडी सेंटर और एज सेंटर। जैसे कि ऑक्टाहेड्रल वॉइड कहाँ होते हैं, बॉडी सेंटर और एज सेंटर, तो कुछ इस तरह से होंगे। नेक्स्ट अब इसमें टॉपिक आता है रेडियस रेशो रूल। अगर हम सिंपल रेशो ले, रेडियस ऑफ कैटायन टू रेडियस ऑफ एनायन, तो उसको हम कहते हैं रेडियस रेशो। रेडियस रेशो से हम कोऑर्डिनेशन नंबर भी फाइंड आउट कर सकते हैं। देखो, दो आयन है, एक कैटायन एक एनायन, एक आयन को कितने ऑपोजिट आयन सराउंड कर रहे हैं, वो होता है कोऑर्डिनेशन नंबर। द नंबर ऑफ ऑपोजिटिवली चार्ज आयन सराउंडिंग ईच आयन इज कोऑर्डिनेशन नंबर। रेडियस रेशो से जितनी ज्यादा रेडियस रेशो होगी उतनी रेडियस होगी कैटायन की, उतना बड़ा होगा साइज और उतने ही ज्यादा नंबर जो है सराउंड करेंगे और कोऑर्डिनेशन नंबर ज्यादा होगा। तो रेडियस रेशो के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कोऑर्डिनेशन नंबर। तो यहां पे हमने एक टेबल बनाई है रेडियस रेशो की रेंज के साथ। इसी रेंज में रेडियस रेशो आती है तो ये कोऑर्डिनेशन नंबर रहेगा, और जो टाइप रहेगी सॉलिड की वो ये रहेगी। और कुछ एग्जांपल्स हैं, देखिए अगर आपकी रेडियस रेशो इस रेंज में आती है, फर्स्ट रेंज है जो स्टार्टिंग रेंज 0.155 टू 0.225, तो आपका कोऑर्डिनेशन नंबर उस सॉलिड का 3 रहेगा, प्लेनर अरेंजमेंट होगी। अगर रेडियस रेशो इस रेंज में आती है 0.225 टू 414 आर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोनों, तो आपका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होगा, टाइप टेट्राहेड्रल होगी। 0.414 से 0.732 तक आती है तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होगा, ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री में आएगा सॉलिड। और 0.732 से 1 होती है तो 8 होगा, बॉडी सेंटर्ड। सिंपल आपको रेडियस की रेशो लेके रेडियस रेशो निकालनी है, और किस रेंज में आ रही है उसके अकॉर्डिंग आपको टाइप और कोऑर्डिनेशन नंबर बताना है। जैसे एक सिंपल क्वेश्चन देखिए, प्रिडिक्ट करना है कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ कैटायन इन आयनिक सॉलिड इफ कैटायन और एनायन रेडियस आर 65 पिकोमीटर एंड 140 पिकोमीटर। तो रेडियस ऑफ कैटायन टू रेडियस ऑफ एनायन, ये हमें बताएगा रेडियस रेशो। अब 65 पिकोमीटर रेडियस कैटायन की है और 140 एनायन की, तो अब आप यहां से रेडियस रेशो निकालेंगे, कोऑर्डिनेशन नंबर चेक करेंगे, जितनी वैल्यू जिस रेंज में आएगी उसके अकॉर्डिंग आपका कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाएगा और आपकी ज्योमेट्री प्रेडिक्ट होगी। तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चंस हैं, आप इजीली निकाल सकते हो। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आप इसको सॉल्व कीजिए और देखिए किस रेंज में आ रहा है रेडियस रेशो की और इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा, ये चेक कीजिए। नेक्स्ट टॉपिक है इसमें वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कैलकुलेशन ऑफ डेंसिटी ऑफ अ क्यूबिक क्रिस्टल। जो आपका क्रिस्टल है, अगर हमें उसकी डेंसिटी निकालनी है तो आप कुछ किस तरह से निकालेंगे। फर्स्ट केस हम ले रहे हैं एलिमेंट का। देखिए, सपोज एज लेंथ ऑफ यूनिट सेल है ए पिकोमीटर और नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल है जेड। हम जनरल फॉर्मूला निकालेंगे क्योंकि जेड सब में चेंज होगा, सिंपल क्यूबिक में 1, एफसीसी में 4, बीसीसी में 2। तो अगर हम लेट करते हैं नंबर ऑफ एटम्स जो है वो जेड है, और एटॉमिक मास जो है हर एलिमेंट का वो एम है, कैपिटल एम। तो अब आप देखिए डेंसिटी निकालनी है यूनिट सेल की, तो फॉर्मूला क्या होगा, मास ऑफ यूनिट सेल डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। मास ऑफ यूनिट सेल, पूरी यूनिट सेल का मास कितना होगा, उसमें जितने एटम्स होंगे और एक एटम का जितना मास होगा, तो उससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें पूरी यूनिट सेल का मास निकलेगा कि मास ऑफ 1 एटम मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ एटम इन यूनिट सेल, टोटल जितने एटम होंगे। अब एक यूनिट सेल का मास कितना हो गया, फिर m मल्टीप्लाई जेड। एक एटम का मास कैसे निकालते हैं, आपको सबको पता है, एटॉमिक मास डिवाइड बाय एवोगेड्रोस नंबर। एक एटम का मास तो कितना हो गया, m डिवाइड बाय n नोट। तो मास ऑफ यूनिट सेल क्या हो गया, z। देखो, मास ऑफ ईच एटम,
एटॉमिक मास डिवाइड बाय एन नोट, m डिवाइडेड एन नोट। z क्या है, नंबर ऑफ एटम इन यूनिट सेल। तो यहाँ से आपके पास एक फॉर्मूला निकल गया कि मास जो होगा यूनिट सेल का वो कितना होगा, इतना होगा। अब हम बात करते हैं वॉल्यूम की। वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल होगी ए क्यूब। ए पिकोमीटर में अगर हम बात करें तो होगी ए पिकोमीटर क्यूब। ए क्यूब पिकोमीटर, पिकोमीटर को यहाँ चेंज करना है, देखिए सेंटीमीटर में, तो 1 पिकोमीटर 10 की पावर -12 मीटर और इक्वल्स टू 10 की पावर -10 सेंटीमीटर। अब आपने इसको पिकोमीटर को इसमें चेंज कर दिया, इसकी अगर हम क्यूब लें तो कितना आ गया, 10 की पावर -30 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये चेंज किया। अब आप डेंसिटी का फॉर्मूला देखिए क्या बन गया। अब आपका डेंसिटी मास डिवाइड बाय वॉल्यूम, जेड इंटू एम डिवाइड बाय ए क्यूब मल्टीप्लाइड एन नोट मल्टीप्लाइड 10 की पावर -30 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे देखिए, अगर आपकी एज लेंथ पिकोमीटर में है न्यूमेरिकल में, तो आपने उसको सेंटीमीटर में चेंज कर दिया है। 10 की पावर अगर -30 आपने यहाँ लिखा है, इट मीन्स आपने सेंटीमीटर में चेंज कर दिया है। तो आपको नहीं चेंज करना और यूनिट आपकी सेंटीमीटर क्यूब बन गई। अगर आपकी एज लेंथ पिकोमीटर में है किसी न्यूमेरिकल में, तो आप उसको सेंटीमीटर में ऑलरेडी फॉर्मूले में चेंज कर चुके हो 10 की पावर -30 लिख के। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये आपको फॉर्मूला लर्न रखना है। और अगर आपकी किसी न्यूमेरिकल में एज लेंथ सेंटीमीटर में ही गिवन है, तो आपको 10 की पावर -30 नहीं लिखना। तब आपका फॉर्मूला रहेगा जेड मल्टीप्लाइड एम ए क्यूब मल्टीप्लाइड एन नोट। जेड की वैल्यू देखिए। अब आप जेड सिंपल क्यूबिक में 1 रखना है, एफसीसी में 4, बीसीसी में 2। ए एज लेंथ ऑफ यूनिट सेल पिकोमीटर में गिवन है तो आप ये फॉर्मूला रखेंगे, और अगर आपको सेंटीमीटर में गिवन है तो आप ये सिंपल फॉर्मूला रखेंगे। एम क्या है यहाँ पे, मोलर मास। तो ये तो बात हो गई एलिमेंट के केस में। अब कुछ स्पेशल पॉइंट देखिए। अगर आपको डेंसिटी आयनिक सॉलिड की निकालनी है, तो अब आप क्या करेंगे, आयनिक सॉलिड में ध्यान रखना है आपको कि एज लेंथ ए जो निकलती है एफसीसी में, वो निकलती है 2 इंटू डिस्टेंस बिटवीन ए प्लस एंड बी नेगेटिव। इस तरह से निकलती है एज लेंथ। देखो, फेस सेंटर्ड में पार्टिकल कहाँ होते हैं, कॉर्नर पे एज वेल एज ईच फेस के सेंटर पे। तो जब आप इसको बनाते हो तो कुछ इस तरह का अरेंजमेंट था। इसमें अब आप देखिए, आपको ये निकालना है एज लेंथ ए, ये यहाँ सॉरी इसको इस पॉइंट को लेते हैं, तो एज लेंथ है ये देखिए, ये यहाँ से फेस डायगोनल से अगर आपको यहाँ से, तो नियरेस्ट नेबरिंग। अब हमें पूरे आयनिक सॉलिड में 2 सिमिलर आयंस के बीच में निकालना है। फेस पे दूसरा पार्टिकल होते हैं कॉर्नर, तो यहाँ पे हम डिस्टेंस जो है, पूरा डिस्टेंस जो है 2 इंटू डिस्टेंस बिटवीन ए प्लस और बी नेगेटिव करेंगे। देखिए, 2 पार्टिकल के बीच का एज लेंथ जो है डबल रहेगा, तो 2 इंटू डिस्टेंस बिटवीन ए प्लस एंड बी नेगेटिव आयन। और बीसीसी में यहाँ पर जेड जो है वो 1 रखेंगे, सिमिलर टू सीजियम क्लोराइड से। इसमें हम फॉर्मूला यूनिट देखते हैं, नंबर ऑफ आयंस देखते हैं पर यूनिट सेल, फॉर्मूला यूनिट देखते हैं नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट सेल। तो यहाँ पे जेड 1 रहेगा, 2 नहीं रखना, टोटल नंबर नहीं देखना, 1 फॉर्मूला यूनिट देखना है 1 आयन के रिस्पेक्ट में। तो आयनिक क्रिस्टल के केस में अगर आपका केस न्यूमेरिकल का सीजियम क्लोराइड है तो आप जेड 1 रखेंगे, और सिंपल एलिमेंट है तो जेड 2 रखेंगे। एफसीसी के केस में अगर आपका कोई आयनिक सॉलिड का केस आता है, तो एज लेंथ अगर आपको निकालनी है, कई बार आपको एज लेंथ नहीं देंगे क्वेश्चन में, नियरेस्ट नेबरिंग डिस्टेंस देंगे, तो आप 2 से मल्टीप्लाई करके निकालोगे एज लेंथ। ये आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, तो ये डेंसिटी के फॉर्मूले के बेस पे आपको जितने भी क्वेश्चन है एनसीईआरटी में आपकी एक्सरसाइज में आपको ट्राई करने हैं। इसमें आपके 4-5 टाइप्स के क्वेश्चन रहते हैं। फर्स्ट डेंसिटी कैलकुलेट करना, मोलर मास कैलकुलेट करना, एज लेंथ। और कई बार ऐसा होगा आपको रेडियस गिवन होगी न्यूमेरिकल में, आपको पहले एज लेंथ निकालनी है और फिर डेंसिटी निकालनी है।
और आपको रेडियस फाइंड आउट भी करनी आ सकती है। अगर आपको रेडियस निकालनी आती है तो पहले आप एज लेंथ निकालेंगे और फिर रेडियस को सोल्व करेंगे। तो ये जो टॉपिक है डेंसिटी कैलकुलेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और एक क्वेश्चन एग्जाम में, न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन एग्जाम में इस टॉपिक से जरूर आता है, 2 मार्क्स में आए या 3 मार्क्स में। तो ये आपको इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस जरूर करनी है। आपको अगर एज लेंथ पिकोमीटर में है तो आपको 10⁻³ लिखना है फॉर्मूले में, और अगर आपको सेंटीमीटर में है तो नहीं लिखना। और इस पॉइंट का ध्यान रखना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बीसीसी में आयनिक के केस में Z1 होगा। ठीक है, तो आप सभी बच्चे इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए। तो आज मैं आपको यहाँ तक ही कराएंगे। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे डिफेक्ट इन अ आयनिक सॉलिड। तो जितने भी न्यूमेरिकल्स, जितने भी टॉपिक आज मैंने इस क्लास में कराए हैं आपको, आप बहुत ध्यान से इनको बुक की हेल्प से कीजिए।